आज हमारे सामने जो कहानी है वो पहली नज़र में एक लव स्टोरी जैसी लगती है। मतलब लॉ कॉलेज में दो लोग मिलते हैं, प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये प्यार के बारे में कम और समाज में मतलब ताकत, सम्मान और सदियों से चली आ रही नाइंसाफी के बारे में ज्यादा है। हमारे पास धड़क 2 की कहानी का जो सार है वो हमें सीधे आधुनिक भारत की एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जिसे हम अक्सर अनदेखा करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। क्या आज के दौर में एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज जैसी प्रगतिशील जगह पर भी किसी की पहचान उसके नाम या काबिलियत से तय होती है या उसकी जाति से? कहानी का ढांचा ही इसी तनाव पर बना है। ये सिर्फ दो किरदारों नील और विधि की कहानी नहीं है। नहीं। ये उन दो अलग अलग भारत की कहानी है जो एक ही क्लासरूम में एक साथ बसते हैं। तो चलिए इसी क्लासरूम से शुरू करते हैं। कहानी हमें एक बहुत ही नामी लॉ कॉलेज में ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है नीलेश अहिरवार से, यानी नील से। सिद्धांत चतुर्वेदी का निभाया ये किरदार बहुत होनहार है, आदर्शवादी है, लेकिन उसकी पहचान की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो एक वंचित निम्न जाति समुदाय से आता है और आरक्षण के जरिए यहाँ पहुंचा है। उसका एक ही सपना है, पढ़ना, अच्छी नौकरी करना और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। और उसका ये सपना बहुत फोकस वाला है। वो किसी झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता। वो जानता है कि उसके लिए यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई रही है और वो इस मौके को खोना नहीं चाहता। और तभी तभी उसकी दुनिया में विधि भारद्वाज की एंट्री होती है, जिसे तृप्ति डिमरी ने निभाया है। विधि वो नील से हर मायने में अलग है। वो एक उच्च जाति से है, खुश मिजाज है और उसे वो सारे सामाजिक विशेषाधिकार मिले हैं जिनके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जो विशेषाधिकार की बात है ये सिर्फ पैसे या स्टेटस तक ही सीमित नहीं है ना। कहानी में ये कैसे दिखता है कि विधि को इस बात का एहसास तक नहीं है कि नील की दुनिया उससे कितनी ज्यादा अलग है। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, विधि के लिए जाति शायद क्या कहते हैं, इतिहास की किताबों में पढ़ा गया एक चैप्टर है। उसे ये नहीं पता कि नील के लिए ये हर दिन की सच्चाई है। मिसाल के तौर पर जब दोनों में प्यार होता है तो विधि के लिए ये बस एक रिश्ता है, एक खूबसूरत रिश्ता। लेकिन नील के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसे पता है कि इस रिश्ते की सामाजिक कीमत क्या हो सकती है। विधि की दुनिया में एक भोलापन है, जबकि नील की दुनिया में एक तरह की सतर्कता है। उसे हमेशा अपनी जगह याद दिलाई जाती है और इसी वजह से वो अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखता है। और ये छिपी हुई दुनिया तब बिखर जाती है जब उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है विधि की बहन की शादी में। नील को वहां बुलाया जाता है। मुझे एक बात यहाँ समझ नहीं आई, विधि के पिता जो इस रिश्ते को शायद जानते भी हैं या अंदाजा है उन्हें, वो नील को आने की इजाजत देते ही क्यों हैं? क्या ये एक तरह का जाल था या वो वाकई अपनी बेटी की खुशी के लिए कोशिश कर रहे थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है और कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती है। हो सकता है ये सामाजिक दिखावा हो कि देखिए हम कितने आधुनिक हैं, हम भेदभाव नहीं करते, या शायद वो अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन नतीजा जो भी हो, ये नील के लिए एक अग्नि परीक्षा बन जाती है। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां उसका स्वागत नहीं है और ये बात बहुत जल्द साफ हो जाती है। हाँ, क्योंकि शादी में जो होता है वो सिर्फ मारपीट नहीं है, वो एक सोचा समझा अपमान है। विधि के चचेरे भाई, खासकर रोनी भारद्वाज, उसे घेर लेते हैं, उसे बेरहमी से पीटते हैं। लेकिन जो सबसे क्रूर हरकत होती है वो है उनमें से एक का नील के ऊपर पेशाब करना। ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है, ये उसकी आत्मा को, उसके सम्मान को कुचलने की कोशिश है। और उसे धमकी दी जाती है, विधि से दूर रहो और अपनी औकात में रहो। इस हिंसा का असल मकसद क्या था? सिर्फ डराना या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ डराना नहीं है, ये ताकत का प्रदर्शन है। इस तरह की हिंसा का एक पैटर्न होता है। इसका मकसद होता है दूसरे इंसान को उसकी सामाजिक हैसियत याद दिलाना, उसे ये महसूस कराना कि वो कम है, अशुद्ध है। ये एक तरह से उसे उसकी इंसानियत से ही वंचित करने की कोशिश है। उसे ये बताया जा रहा है कि तुम हमारे बराबर बैठने की, हमारी बहन से प्यार करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। ये हमला नील पर नहीं था, ये उसकी हिम्मत और उसके सपनों पर था। इस घटना के बाद नील पूरी तरह टूट जाता है, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। वो विधि से दूरी बना लेता है जो शायद कोई भी करता। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जो बहुत हिम्मत का काम है। वो हार मानकर चुप नहीं बैठता और वो बदला लेने के लिए हिंसा का रास्ता भी नहीं अपनाता। वो विरोध का एक अलग ही तरीका चुनता है। और उसका ये तरीका बहुत
बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली है। वो क्लास में पीछे बैठने से मना कर देता है। अभी सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना, लेकिन इसके पीछे का जो सिंबॉलिज्म है वो बहुत गहरा है। उस कॉलेज में और शायद हमारे समाज में भी अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक एक अघोषित जगह तय कर दी जाती है, पीछे की बेंचें। तो जब नील जानबूझकर आगे की बेंच पर रॉनी जैसे लड़कों के पास जाकर बैठता है, तो वो सिर्फ अपनी सीट नहीं बदल रहा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहा है, मैं तुम्हारी तय की हुई जगह को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं तुम्हारे बराबर हूं। ये कैंपस के अंदर स्थापित पावर स्ट्रक्चर को एक सीधी चुनौती है। और जाहिर है, जब आप व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो व्यवस्था पलटवार करती है। उसे और भी ज्यादा परेशान किया जाता है। लेकिन इस बार नील चुप नहीं रहता और इसी टकराव के चलते रॉनी को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये पलटवार सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं रहता, है ना? सिस्टम के दूसरे हिस्से भी उस पर दबाव बनाने लगते हैं। एक प्रोफेसर क्लास में उस पर तंज कसते हैं, उसके एडमिशन को मुफ्त की सीट कहते हैं। ये आरक्षण को लेकर एक बहुत ही आम और जहरीला ताना है। फिर उसके पिता को कॉलेज बुलाकर अपमानित किया जाता है। ये दिखाता है कि अब हमला सिर्फ नील पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और उसके अस्तित्व पर हो रहा है। बिल्कुल, ये उसे हर तरफ से तोड़ने की कोशिश है। और इसी दबाव का नतीजा हम नील के दोस्त शेखर की आत्महत्या के रूप में देखते हैं। शेखर भी उसी समुदाय से था और वो इस रोज रोज के अपमान और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कहानी का एक बहुत ही दुखद पल है, जो हमें याद दिलाता है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक मानसिक स्वास्थ्य का भी संकट है। ये लोगों की जान लेता है। शेखर की मौत का दुख नील और विधि को एक बार फिर करीब ले आता है। लेकिन समाज में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक दीवार गिरती है तो परिवार उससे भी ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। और विधि का परिवार वही करता है। उनकी इज्जत पर बात आ जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी का एक निम्न जाति के लड़के के साथ रिश्ता उनके सामाजिक सम्मान पर एक ऐसा धब्बा है जिसे किसी भी कीमत पर मिटाना होगा। और जब इज्जत को बचाने की बात आती है तो तर्क और इंसानियत दोनों खत्म हो जाते हैं। तब वो उस हद तक चले जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, वो शंकर नाम के एक पेशेवर हत्यारे को काम पर रखते हैं। स्रोत बताते हैं कि शंकर का ऑनर किलिंग का इतिहास रहा है। मतलब वो ऐसा इंसान है जिसका पेशा ही इज्जत के नाम पर खून बहाना है। यहाँ से कहानी एक प्रेम कहानी से निकलकर एक जानलेवा थ्रिलर बन जाती है। शंकर नील का पीछा करता है और रेलवे ट्रैक के पास उस पर एक जानलेवा हमला होता है। नील किसी तरह उस हमले में बच तो जाता है, लेकिन ये घटना उसे एक और सच्चाई दिखा देती है। इसके बाद कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। हत्यारा शंकर अपना काम पूरा ना कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन ये उस हिंसक मानसिकता को दिखाता है जहां नाकामी मौत से भी बदतर है। उसका अपना सम्मान का कोड था जो नाकाम होने पर उसे जीने की इजाजत नहीं देता। और जब नील घटनास्थल पर रॉनी को देखता है तो सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि इस हमले के पीछे विधि के परिवार का ही हाथ था। अब उसके अंदर गुस्सा है, दर्द है और शायद बदला लेने की आग भी। वो रॉनी का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त दर्शक के तौर पर हम सब एक हिंसक टकराव की उम्मीद कर रहे होते हैं। नील के पास बदला लेने का हर कारण मौजूद है, लेकिन वो रुक जाता है। वो एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। और ये जो फैसला है ना, हिंसा ना करने का, ये सिर्फ कोई गांधीवादी आदर्श नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पावर मूव है। देखिए, रॉनी और उसका परिवार शारीरिक ताकत की भाषा समझते हैं। धमकी, मारपीट, हत्या, यही उनकी दुनिया है। नील उस खेल को खेलने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं गिरूंगा। मैं तुम्हें उस मैदान पर हराऊंगा जहां तुम सबसे कमजोर हो, और वो है सच्चाई और सामाजिक सम्मान का मैदान। तो वो करता क्या है? वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता, वो शब्दों से देता है। हाँ, वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से उस हर जुल्म और भेदभाव का पर्दाफाश करता है जो उसके साथ हुआ है। शादी में हुई मारपीट से लेकर जानलेवा हमले तक। वो रॉनी और उसके परिवार को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता, वो उन्हें सामाजिक रूप से बेनकाब कर देता है। वो उनका इज्जत का नकाब नोचकर फेंक देता है। एक ऐसे परिवार के लिए जो अपनी झूठी शान के लिए जीता है, इससे बड़ा अपमान कुछ और हो नहीं सकता। नील उन्हीं के सबसे बड़े हथियार यानी इज्जत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इस पूरे टकराव के दौरान विधि कहाँ है? उसका क्या रोल है? विधि बीच में आती है।
मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। अब वो उस दर्द और अन्याय की गहराई को समझ चुकी है जिसका सामना नील करता आया है। उसका बीच बचाव करना शायद इस बात का भी प्रतीक है कि वो अब अपने परिवार की बनाई दीवारों के पार देख सकती है। वो नील और अपने परिवार दोनों के सच को एक साथ देख रही है। कहानी का अंत नील और विधि के एक साथ होने से होता है। एक लंबा दर्दनाक सफर तय करने के बाद उनका प्यार जीत जाता है। लेकिन क्या इसे सच में एक हैप्पी एंडिंग कहा जा सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीत किसे मानते हैं। अगर जीत का मतलब समाज का बदल जाना है तो शायद नहीं, समाज शायद अब भी वैसा ही है। लेकिन अगर जीत का मतलब अपनी गरिमा को वापस पाना और जुल्म के सामने घुटने न टेकना है, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है। उनका एक साथ रहना ही अपने आप में उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है जो उन्हें अलग करना चाहती थी। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये एक विचारधारा की जीत है। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले गई जहां प्यार एक हथियार बन जाता है और सबसे बड़ी लड़ाई हिंसा से नहीं बल्कि सच्चाई और आत्मसम्मान से लड़ी जाती है। नील ने साबित किया कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने और सच बोलने में है। बिल्कुल, और ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। फिल्म का अंत हमें उम्मीद देता है कि प्यार जीतता है, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? क्या व्यक्तिगत प्रेम और साहस सदियों से जमी हुई जाति व्यवस्था जैसी गहरी जड़ों वाली सामाजिक बुराई को सच में चुनौती दे सकते हैं? या फिर नील और विधि की कहानी एक कठोर सच्चाई के बीच एक खूबसूरत अपवाद भर है? असल सवाल यह है कि फिल्म खत्म होने के अगले दिन नील और विधि की जिंदगी कैसी होगी? ये सोचने का विषय है।